गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश जरदूबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और समय समय पर कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटीरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं जो पूछे जाने की संभावना में बने हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रेरक बल होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जब कोई भी इकोसिस्टम होता है तो इकोसिस्टम का प्रेरक बल का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो केंद्र बिंदु में उपस्थित बल है, इसके परिणाम स्वरूप पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है यह फंक्शन करता है, उसी के विषय में यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर सौर ऊर्जा, सोलर पावर, क्योंकि सोलर पावर के ही परिणाम स्वरूप पौधों का विकास होता है और पौधे वहाँ पर कह सकते हैं फूड चेन की शुरुआत करते हैं भोजन को बना करके, और उसके पश्चात ही हमारा पूरा इकोसिस्टम में जो एनर्जी है वह फ्लो करती है। इसलिए सर्वाधिक श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो उसका नाम है सोलर पावर, जो पूरे इकोसिस्टम का क्या है, प्रेरक बल है। अगला प्रश्न यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सही है। अब यहां पर कई प्रकार के विकल्प दिए गए। जैसे पहला विकल्प है, जैवमंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो यह तो वैसे सही है और वैसे यही आंसर भी होगा, क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो होता है या वन वे होता है, यानी वन डायरेक्शनल होता है, या हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ ही फ्लो करता है, यह रिवर्स नहीं होता है। इसलिए ऊर्जा का प्रवाह किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में एक दिशीय ही होता है। शेष जो लिखा गया अगले विकल्प में कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता, गलत है। ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं होता बल्कि वन वे होता है, वन डायरेक्शनल होता है। और अगला विकल्प है, प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है, गलत है। यहाँ पर सापेक्षिक क्षय घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और अगला लिखा गया है, प्रागामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं, गलत है। या क्या होता है, अधिक दक्ष होती हैं। जो लिखा है कम दक्ष होती हैं, गलत है, बल्कि क्या होता है, अधिक दक्ष होती हैं। इसलिए केवल पहला विकल्प सही है, शेष विकल्प यहाँ पर गलत है। इसलिए आंसर होगा ए। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पाया जाता है। अब बायोमास का जो उल्टा पिरामिड है इसके विषय में, बायोमास का पिरामिड जो होता है, ऐसे अगर देखा जाए पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। एक ऊर्जा का पिरामिड होता है, एक जनसंख्या का पिरामिड होता है, एक बायोमास का पिरामिड होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, यह ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, लेकिन जो जनसंख्या का पिरामिड होता है या बायोमास का, जिसको कहते हैं जैव भार, तो चाहे जैव भार कहें या बायोमास कहें या जनसंख्या का पिरामिड कहें, ये दोनों पिरामिड सीधे भी बनते हैं और उल्टे भी बनते हैं। लेकिन ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, पिरामिड का शेप ऐसे होता है। इस प्रकार का पिरामिड ऊर्जा का सदैव बनता है, लेकिन जनसंख्या और बायोमास का पिरामिड सीधा के साथ साथ उल्टा ही बनता है। तो दोनों शेप में बन सकते हैं, सीधा और उल्टा। तो ऐसे में पूछ रहा है कि बायोमास अर्थात जैव भार का पिरामिड, एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पाया जाता है। तो इसका जो सबसे बेहतर उदाहरण होता है यह होता है जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र। अब जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में चाहे हम बात कर लें किसी छोटे तालाब की बात कर लें या किसी समुद्र महासागर की बात कर लें, वहां पर जो जैव भार का पिरामिड होता है यह सदैव उल्टा ही होता है लगभग। कारण क्या उसके पीछे है कि देखा जाए वहां पर जो उत्पादक वर्ग होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन होता है, उसका एनी टाइम जो वेट होगा वह उसके तुलना में जो वहां पर विद्यमान छोटी मछलियां हैं उसकी तुलना में कम होता है, और छोटी मछलियों की तुलना में बड़ी मछलियों का वजन ज़्यादा होता है। तो कारण क्या इसका है कि जितनी भी वहाँ पर छोटी मछलियाँ हैं उनको बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं,
और जितने शैवाल वहाँ पर विकसित होते हैं उनको सभी छोटी मछलियाँ खा जाती हैं। इस प्रकार पूरे अगर देखा जाए महासागरीय या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैव भार का पिरामिड है यह लगभग उल्टा ही बनता है, क्योंकि सर्वोच्च स्तर के प्राणियों का भार अधिक होता है और उत्पादक वर्ग का भार कम होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, जैव वानिकी अर्थात बायोनोमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संबंध सही है। यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंधन। तो जैव वानिकी का कहीं से भी अर्थ प्रबंधन का नहीं है, प्रबंधन तो नहीं होता है। हाँ, अगला सही है, यह पारिस्थितिकीय का पर्याय है। पारिस्थितिकी का तात्पर्य है कि जो जैव वानिकी है यह इकोलॉजी का ही एक प्रकार से सिनोनिम्स है, अर्थात उसी की पर्यायवाची है। तो यह सेंटेंस सही है। और अगला जो लिखा है, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। तो क्या यह सही है या गलत? तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये भी सेंटेंस सही है। तो ऐसे में हम बात करते हैं, जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और 3, अर्थात यहां पर बी विकल्प सही होगा। और अगला प्रश्न यहां पर है, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज आगे बढ़ेगी, तो वहां पर हम इसकी चर्चा करते हैं, जिसका नाम है क्या नाम है, बायोमैग्निफिकेशन। तो क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन की जब चर्चा होती है, जिसको हम कहते हैं भू जैव रसायन का सांद्रण। तो भू जैव रसायन का सांद्रण जो होता है, वहां पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसके अंतर्गत डीडीटी भी आता है। डीडीटी जो है यह एक नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे जैसे पोषण स्तर में वृद्धि होती है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक लंबे पोषण स्तर पर विद्यमान होगा, उसमें इसका सांद्रण सबसे ज़्यादा होगा। अब जैसे टिड्डा है, तो टिड्डा का अगर हम पोषण स्तर देखें तो उत्पादक के बाद यह पहले नंबर पर आता है, अर्थात यह द्वितीय स्तर का पोषण स्तर है। हेग भी इसी प्रकार का है, लेकिन सांप जो है यह तीसरे स्तर का पोषण स्तर का प्राणी है। किस स्तर पर विद्यमान है? तीसरे स्तर पर विद्यमान है। और मवेशी भी है, यह भी द्वितीयक स्तर पर विद्यमान है। तो सबसे ज्यादा जो लास्ट के स्तर पर पाया जाएगा, उसमें सांद्रण सबसे ज्यादा होता है। तो सांप यहाँ पर तीसरे स्तर पर विद्यमान है, इसलिए पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जब यह नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रवेश करता है, तो उसका जो जैविक मैग्निफिकेशन है यह बढ़ने लगता है। अर्थात आंसर यहां पर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। और अगला प्रश्न यहां पर है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं जैव भू रसायन चक्र। और यही जैव भू रसायन चक्र जो होता है, इसी का उच्च पोषण स्तर पर पहुंचते पहुंचते क्या होता है? सांद्रण बढ़ने लगता है, जिसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अगला यहां पर प्रश्न है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य सोर्स है? यह होता है फास्फोरस। फास्फोरस का ही संबंध यहाँ पर किसी भी चट्टान के अपक्षयन से है। तेज का जो संबंध है या कहीं न कहीं हमारे एटमॉस्फियर से है। तो ऐसे में उचित आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? अब यहाँ पर बात कर रहा है कि घास स्थल जो होते हैं, कोई भी हमारा जो ग्रासलैंड होता है, यहाँ पर जो वृक्ष होता है, यह पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण से घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते। अर्थात वृक्ष रूपी जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, वहां पर कुछ समय के बाद भी वृक्ष रूपी पारिस्थितिकीय तंत्र अपना स्थान धारण नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो कारण है वह है जल की सीमाएं और आग। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि जो घास होती है, यह वृक्षों को जल प्राप्त करने से पहले ही सभी जल को अवशोषित कर लेती है, क्योंकि वृक्ष की जड़ें काफी गहरे होती हैं। तो जल जब तक नीचे जाएगा रिस करके, तब तक घास जो होती है ऊपर से ही सभी सतह से जल को एब्जॉर्ब कर लेती है। पहला कारण। दूसरा कारण होता है कि घासें जो होती हैं यह अत्यधिक मतलब कम समय में या सूख जाती हैं, और इसमें घास में आग लगने की संभावना भी रहती है। इसलिए यहाँ पर आग लगने के कारण यहाँ की मिट्टियाँ काफ़ी सख्त हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। दूसरे,
जल की यहाँ पर सीमाएं हैं, जल उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसलिए घास रूपी पारिस्थितिकी तंत्र में वृक्ष रूपी पारिस्थितिकी तंत्र अपना स्थान ग्रहण सहजता से नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, पारिस्थितिकीय संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अब यहाँ पर पारिस्थितिकीय संक्रमण के विषय में पूछ रहा है, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर एक प्रकार से कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। जहाँ पर दो प्रकार के निशे, जिसको कहते हैं पारिस्थितिकीय निशे, पारिस्थितिकीय निकाय, दो प्रकार के जब पारिस्थितिकीय निकाय आपस में मिलते हैं या दो प्रकार के हैबिटाट जहाँ पर मिलते हैं उसी को कहते हैं पारिस्थितिकीय निशे या निके। यहाँ पर संक्रमण की अवधारणा किसने दिया था, तो उनका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेनेट द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? वेनेट द्वारा। और इनका अगर पूरा नाम देखें तो इनका नाम है जोन्स डब्ल्यू वेनेट। क्या नाम है? जोन्स डब्ल्यू वेनेट। और इन्होंने यह अवधारणा कब दिया था? 1976 में। कब दिया था? 1976 में इन्होंने इस अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है कि समुदायों द्वारा पूर्ण क्रम में या समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है क्या? सिरे। यहां पर कह रहा है कि जो समुदाय होता है यह पूर्ण क्रम को जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? सिरे। अर्थात एक ही प्लेस पर आप सबसे पहले अगर देखें जहां पर चट्टान होती है, यह चट्टान कालक्रम में मृदा में तब्दील होती है, वह मृदा धीरे धीरे फिर वहां पर छोटे छोटे घास फूस पैदा होते हैं, फिर वहां पर धीरे धीरे हम वृक्ष की बात करते हैं, फिर अन्य जीव जंतुओं की बात करते हैं। इस प्रकार से जहां पर यह परिवर्तन देखने को मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? सियर कहते हैं या सिरे कहते हैं। SERE। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? SERE। अगले पे चलते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, पारिस्थितिकीय अस्थायी मितव्ययता है, यह किसका नारा है? यह नारा है चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन में ही पारिस्थितिकीय जो अस्थायी मितव्ययिता होता है यह बताया गया है कि हमारे जो वृक्ष होते हैं यही हमारे परमानेंट मित्र होते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? इसको कहते हैं भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या कहते हैं? भूमंडलीय हेक्टेयर। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर, मान लेते हैं कोई भी प्राणी है, उसका जीवन यापन करने के लिए जो भी कार्बन न्यूट्रिएंट की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए जितने भी वहाँ पर भोजन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वह उसकी प्राप्ति जितने क्षेत्र से होती है उसी को कहते हैं उसका पारिस्थितिकीय पदछाप। जैसे हम लोगों का भोजन अगर मान लेते हैं कि जितना भी हम भोजन ग्रहण करते हैं 6 महीने में, और जितने में एक फसल तैयार होती है, तो जितना एक फसल को तैयार होने में जितने क्षेत्र का अन्न हम 6 महीने में ग्रहण करते हैं वह हमारे जीवन की क्या है? एक प्रकार के पारिस्थितिकीय पद आप कहलाती है। इसको हम भूमंडलीय हेक्टेयर में मेजर करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? लेकिन किस रूप में वर्णन की बात कर रहा है? वह रूप होगा आर्थिक मूल्य के रूप में। किस रूप में? आर्थिक मूल्य के रूप में कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन कौन करता है? तो उसका सबसे बेहतर उदाहरण है, प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, और इसकी चर्चा हम लोग कहीं न कहीं कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग के रूप में क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में डिस्कस किए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला यहां पर प्रश्न है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकीय तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है? व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? यहाँ पर समर्थन सेवा के विषय में पूछ रहा है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के विषय में पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो समर्थन की बात कर रहा है वो है पोषण चक्र और फसल परागण। क्योंकि इसके अतिरिक्त अगर आप कहीं और बात करें जैसे खाद्यान्न और जल का उत्पादन, तो जल का उत्पादन तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कहीं से इसकी प्रासंगिकता नहीं बनती है। जल का संरक्षण की बात होती है, उत्पादन की बात नहीं होती है। जलवायु और रोग का नियंत्रण,
यहाँ पर लेकिन फसल और फसल परागण की जो बात होती है, यहाँ से मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के विषय में हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। तो अगले आंसर यहाँ पर होगा बेहतर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है? यहाँ पर एक ऐसा विकल्प है कि जो पारिस्थितिकीय तंत्र का मित्र नहीं बल्कि शत्रु है, और उसी का नाम है यूकलिप्टस। क्या नाम है? यूकलिप्टस। और गांव की भाषा में इसको बहुत जगह सफेदा हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेदा कहते हैं। तो सफेदा और यूकलिप्टस वही है जिसको हम पारिस्थितिकीय तंत्र का शत्रु कहते हैं। कारण ये है कि यह बहुत ज़्यादा जल को ग्रहण करता है, इसलिए जहाँ पर यूकलिप्टस का पौधा लगाया जाता है वहाँ पर कुछ समय के पश्चात जो हमारा भूमिगत जल है यह धीरे धीरे नीचे चला जाता है। तो यह एक प्रकार से पर्यावरणीय समस्या को जन्म देता है, इसलिए इसको हम पारिस्थितिकीय मित्र नहीं बल्कि शत्रु कहते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास हम किसे कहते हैं? तो लैंटिक आवास का जो सीधा सीधा संबंध होता है जलीय आवास, ऐसा जलीय आवास जो अस्थाई हो, तो हम कह सकते हैं अस्थाई जलीय आवास। ध्यान रखिएगा, जितने भी अस्थाई जलीय आवास होते हैं, आवास, क्योंकि हम क्या कहते हैं? क्योंकि कहते हैं लैंटिक आवास। क्या कहते हैं? लैंटिक आवास। ऐसे में जो अस्थाई जलीय तंत्र होता है इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं? इसमें तो आपका तालाब है, दलदल है, झील है और जलाशय है। ये सब जो तंत्र होते हैं ये कहीं ना कहीं लैंटिक आवास का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आंसर यहां पर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न यहां पर है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। हमने आपसे कहा कि मान लेते हैं कि एक स्पीसीज का निषेध यहाँ है, आवास ये है प्राकृतिक आवास, दूसरे स्पीसीज का प्राकृतिक निषेध यह है आवास ए है। तो लेकिन दोनों का यहाँ पर एक संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पर दोनों के आवास के गुणधर्म पाए जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इकोटोन। तो यहाँ पर इकोटोन जहाँ पर संक्रमणिका होती है, लेकिन ये जो होता है इसको कहते हैं निषेध। ये क्या है? ये निषेध है। तो दो निषेध का जहाँ पर मिलन होता है वहाँ पर इकोटोन जन्म लेता है, उसी को कहते हैं संक्रांति। क्या कहते हैं? संक्रांति। आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? यहाँ पर महासागर का जो उत्पादकता है सबसे कम है, तो ऐसे में इसको पहले लिख देना गलत है। महासागर को लास्ट में होना चाहिए था। मैंग्रोव, फिर महासागर दे दिया, फिर घास और झील। घास और झील की उत्पादकता महासागर से अधिक है, ये गलत हो जाएगा। मैंग्रोव की उत्पादकता सबसे अधिक है, उससे कम घास रूपी पारिस्थितिकी तंत्र का है, उससे कम उत्पादकता झील की है और उससे कम उत्पादकता महासागर की है। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। और अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय अर्थात डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर डीप इकोलॉजी के विषय में पूछ रहा है कि डीप इकोलॉजी के विषय में किसने यहाँ पर सबसे पहले शब्द प्रयोग किया था? तो उसका नाम था अर्नीज नेस महोदय। क्या है? अर्नीज नेस महोदय। और अगला प्रश्न है, मोनोक्लाइमेक्स अर्थात एकल चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। एकल चरण सिद्धांत का जो प्रतिपादन है इसको करने वाले हैं जोसेफ ग्रिनेल। क्या नाम है? जोसेफ ग्रिनेल। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसने इसके विषय में यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होना चाहिए एफ ई क्लीमेंट्स। क्या है? एफ ई क्लीमेंट्स। ध्यान रखिएगा, एफ ई क्लीमेंट्स महोदय जो हैं ये क्या हैं? मोनोक्लाइमेक्स अर्थात एकल चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, प्रतिपादित निषेध की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो यहाँ पर इनका नाम है जोसेफ ग्रिनेल। क्या नाम है? जोसेफ ग्रिनेल। तो जोसेफ ग्रिनेल ही पारिस्थितिकीय निषेध की बात करते हैं, अर्थात जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ पर बनाया था ये पारिस्थितिकीय निषेध, इसकी अवधारणा को किसने दिया था? तो जोसेफ ग्रिनेल ने दिया था। और जोसेफ ग्रिनेल ने कब का यह सिद्धांत दिया है? यह है 1917 में। कब का है? 1917 का यह सिद्धांत है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है
सूक्ष्म, क्या होता है, सूक्ष्म आवास अर्थात माइक्रो हैबिटाट। तो जो पारिस्थितिकीय निशे की संकल्पना को इन्होंने डिफाइन किया है उसको इन्होंने बताया सूक्ष्म आवास अर्थात माइक्रो हैबिटाट। किसने बताया है, जोसेफ ग्रेनल महोदय ने बताया है। कब बताया है, 1917 की यह यहाँ पे कहानी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, मिलान करने वाला है। यहाँ पर कुछ एक तरफ संरक्षण के प्रकार दिए हैं और एक तरफ इनके पारित होने का वर्ष दिया है। जैसे पहला लिखा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर लिखा है पर्यावरण संरक्षण, यह 1986 का है। जातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता कब मिली है, तो यह 2013 का प्रावधान है। और यहाँ पर जो लिखा है वन संरक्षण, तो वन संरक्षण का जो प्रावधान है यह 1980 का है। ऐसे में जो आंसर हो जाएगा यह 1 2 3 4, तो यानी 3 फिर 1 फिर 2 4, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। यहाँ पर जो घनत्व की प्रवणता होती, जैसे जैसे आप जल की गहराई में, जैसे मान लेते हैं यह कोई हमारा झील है, तालाब है या कोई सागर महासागर है, तो यहाँ पर जब आप गहराई में प्रवेश करते हैं तो गहराई में प्रवेश करने के साथ घनत्व में जो वृद्धि होती है या घनत्व के प्रवणता में, घनत्व में जो अंतर आता है, इसका तात्पर्य है यहाँ की डेंसिटी कुछ और है और नीचे की डेंसिटी कुछ और है। तो डेंसिटी में जो अंतर होता है इसी को यहाँ पर हम जिसके माध्यम से डिनोट करते हैं उसका नाम होता है पिक्नोक्लाइन। क्या नाम होता है, पिक्नोक्लाइन। इसी प्रकार जो हेलोक्लाइन होता है इसका तात्पर्य है कि यहाँ का सैलिनिटी कुछ और है, नीचे की सैलिनिटी कुछ और है। जब सैलिनिटी के डिफरेंस को हम प्रदर्शित करते हैं तो उसको कहते हैं हेलोक्लाइन। इसी प्रकार अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि ऊपर का टेम्परेचर कुछ और है, नीचे का टेम्परेचर कुछ और है, तो इसको डिफाइन करने के लिए जिस सिंबल का हम प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है थर्मोक्लाइन। तो थर्मोक्लाइन का तात्पर्य है कि जल में प्रवेश करने के दौरान जब टेम्परेचर में गिरावट आती है तो उसको थर्मोक्लाइन, सैलिनिटी में गिरावट आती है, वृद्धि होती है तो उसको हेलोक्लाइन, और पिक्नोक्लाइन का तात्पर्य होता है डेंसिटी में डिफरेंस। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अर्थात अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो यह कैसे बढ़ाते हैं, इसका तात्पर्य है उत्प्लावन का तात्पर्य सबसे पहले क्या होता है, अपवेलिंग इसको कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि नीचे का जल, सतह का जल, मतलब जो सागर का या महासागर का जो नितल होता है, यहाँ का जल ऊपर की तरफ आता है। ऊपर आने के क्रम में ये करता क्या है, नीचे का जो पोषक मटेरियल होता है यह ऊपर लाता है। तो जब नीचे के पोषक तत्व ऊपर आते हैं तो इससे वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है यह बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पोषकों को सतह पर ला करके इसमें यह क्या करता है, सहयोग करता है। तो इसलिए जो हमारा बेहतर आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि जो पहला लिखा है अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर ला करके, इसके लिए जल कहीं से उत्तरदायी नहीं है। फिर लिखा है कि अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर, इसका भी कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, केवल और केवल पोषक तत्वों को सतह पर ला करके इसको यह क्या करता है, इनहांस करता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि पारिस्थितिकीय या पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला लिखा गया है पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह गलत है, क्योंकि जो पारिस्थितिकीय तंत्र का संवेदी क्षेत्र होता है जिसकी घोषणा की हम लोग बात करते हैं, यह घोषणा हम कह सकते हैं कि तब का नहीं है, बल्कि इसका जो अगर हम टाइम पीरियड देखें तो यह 1986 का, जिसका नाम है जिसको कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 होना चाहिए, इसलिए यह गलत है। और अगला जो लिखा है कि पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर के सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, गलत है। सभी मानव गतिविधियों पर नहीं, बल्कि कुछ ऐसी मानव गतिविधियां हैं जिस पर क्या करता है, यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ना तो पहला और ना ही दूसरा, डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। और अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं,
एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर, मतलब कथन और कारण पर आधारित है। कथन यहाँ पर है पारिस्थितिकीय कि विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। क्या यह बात सही है? गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकीय तंत्र में या किसी भी इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में जो अवयव होते हैं, चाहे यह जैविक घटक हों चाहे अजैविक घटक हों, चाहे इन दोनों का कोऑपरेशन हो, सब में एक दूसरे पर निर्भरता देखने को मिलती है, इसलिए यह गलत है। फिर लिखा है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। यह बात पूरी तरीके से सही है, क्योंकि मानव की गतिविधियां पर्यावरण को पूरी तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं। इसलिए आंसर जो हमारा हो जाएगा, मतलब कथन गलत है लेकिन कारण सही है, अर्थात डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज का जो एपिसोड है यह समाप्त होता है। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।